सुबह का वक्त था। दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शासक की गंभीरता और सौम्यता का मिश्रण था। उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, जिनमें बीरबल हमेशा की तरह शांत और विचारमग्न मुद्रा में थे। तभी दरबार ने आवाज लगाई, जहां पनाह। आगरा के एक नागरिक, सेठ धनीराम और एक कुम्हार गरीबदास एक अजीबोगरीब मसला लेकर हाजिर हुए हैं। अकबर ने अनुमति दी। 2 व्यक्ति दरबार में दाखिल हुए। पहला, सेठ धनीराम। अपने नाम के अनुरूप ही धनी प्रतीत हो रहा था। उसके वस्त्र कीमती थे, उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमक रही थी और चाल में एक अजीब सा अहंकार था। उसके पीछे पीछे गरीबदास, एक साधारण सा कुम्हार, फटे पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने, सहमा हुआ और डरा हुआ सा चल रहा था। उसकी आंखों में बेबसी और परेशानी साफ झलक रही थी। सेठ धनीराम ने आगे बढ़कर 3 बार झुककर बादशाह को सलाम किया और फिर अपनी भारी आवाज में बोला, अन्नदाता, मैं आपका सेवक धनीराम इस गरीबदास कुम्हार के खिलाफ एक गंभीर शिकायत लेकर आया हूं। इसने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और मेरी मानसिक शांति भंग की है। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ते हुए पूछा, सेठ धनीराम, क्या मामला है? स्पष्ट रूप से बताओ। इस कुम्हार ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? धनीराम ने नाटकीय ढंग से आह भरी, जहां पनाह, मैंने हाल ही में यमुना किनारे एक आलीशान हवेली बनवाई है। उस हवेली की बाहरी दीवार को मैंने विशेष रूप से दूधिया सफेद रंग से पुतवाया है, जिसकी चमक मीलों दूर से दिखाई देती है। वह दीवार मेरी शान है, मेरी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। दरबार में बैठे कुछ लोग सेठ की आत्म प्रशंसा सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। धनीराम ने बात जारी रखी, परंतु हुजूर, ये गरीबदास कुम्हार रोज सुबह अपने गधे पर मिट्टी लादकर मेरी हवेली के सामने से गुजरता है और गुजरते वक्त ये दुष्ट अपनी परछाई मेरी उस दूधिया सफेद दीवार पर डालता है। ये सुनते ही पूरे दरबार में पहले तो एक खामोशी छाई, फिर दबीदबी हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ दरबारी अपनी हंसी रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखने लगे। बादशाह अकबर भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने अपनी गंभीरता बनाए रखी। परछाई? अकबर ने पूछा, तो इसमें नुकसान क्या हुआ सेठ जी? परछाई तो हर किसी की बनती है और कहीं भी पड़ सकती है। धनीराम का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। जहां पनाह, आप समझ नहीं रहे। इसकी काली मनहूस परछाई मेरी सफेद दीवार की पवित्रता को भंग करती है। उसकी वजह से मेरी दीवार की चमक फीकी पड़ जाती है। जब उसकी परछाई दीवार पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कालिक पोत दी हो। मुझे उस दृश्य को देखकर अत्यंत मानसिक पीड़ा होती है। मेरी हवेली का मूल्य कम हो गया है। लोग क्या कहेंगे कि सेठ धनीराम की दीवार पर एक गरीब कुम्हार की परछाई पड़ती है। अब तो दरबारियों के लिए अपनी हंसी रोकना असंभव हो गया। कुछ तो खुलकर हंस पड़े। गरीबदास बेचारा शर्म और डर के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। बीरबल के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से छिपाया। अकबर ने अपने दरबारियों को शांत रहने का इशारा किया और धनीराम से पूछा, तो तुम क्या चाहते हो सेठ? धनीराम ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि इस कुम्हार को सजा दी जाए। इसने जानबूझकर मेरी संपत्ति को अपनी मनहूस परछाई से दूषित किया है। मैं चाहता हूं कि इसे हुक्म दिया जाए कि ये भविष्य में कभी भी मेरी हवेली के सामने से न गुजरे, या अगर गुजरे भी तो ये सुनिश्चित करे कि इसकी परछाई मेरी दीवार पर भूल कर भी न पड़े। और हां, अब तक जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुझे उचित मुआवजा भी दिलाया जाए। मुआवजा? परछाई के पड़ने का मुआवजा? ये सुनकर तो बादशाह अकबर का भी सिर चकरा गया। उन्होंने आज तक हत्या, चोरी, डकैती, जमीन जायदाद के झगड़े जैसे न जाने कितने मुकदमे सुने थे, पर परछाई का मुकदमा पहली बार उनके सामने आया था। उन्होंने गरीबदास की ओर देखा, जो थरथर कांप रहा था।
गरीबदास, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या सेठ धनीराम जो कह रहे हैं वो सच है? गरीबदास ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं एक गरीब कुम्हार हूं। मिट्टी ढोकर ही मेरे परिवार का पेट पलता है। सेठ जी की हवेली वाला रास्ता ही मेरे गांव से शहर आने का सबसे छोटा रास्ता है। मैं तो बस अपना काम करता हूं। हुजूर, परछाई तो सूरज की रोशनी से बनती है, उस पर मेरा क्या जोर? मैं अपनी परछाई को कैसे रोक सकता हूं? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मालिक। अकबर ने अपने अन्य मंत्रियों और सलाहकारों की ओर देखा। सबके चेहरे पर असमंजस और हैरानी के भाव थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस मुकदमे का फैसला कैसे किया जाए। परछाई न तो कोई वस्तु थी जिसे पकड़ा जा सके, न ही कोई ऐसा कृत्य जिसका कोई ठोस सबूत हो। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर अपनी चिरपरिचित मुद्रा में बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है इस अनोखे मुकदमे पर? क्या परछाई डालने पर किसी को सजा दी जा सकती है या उससे मुआवजा वसूला जा सकता है? पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। सबको विश्वास था कि बीरबल अपनी चतुराई से इस गुत्थी को जरूर सुलझा लेंगे। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और फिर सेठ धनीराम की ओर मुड़े। सेठ जी, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं। आपकी नई नवेली हवेली और उसकी सफेद दीवार आपके लिए बहुत मायने रखती है। धनीराम को लगा कि बीरबल उसकी तरफ है। वो खुश होकर बोला, जी हां मंत्री जी, आप ही समझदार हैं। ये लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बीरबल ने कहा, सेठ जी, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि गरीबदास की परछाई के कारण आपकी दीवार को कोई वास्तविक भौतिक क्षति हुई है? क्या रंग उखड़ गया है या दीवार कमजोर हो गई है? धनीराम थोड़ा सक्काया, नहीं, भौतिक क्षति तो नहीं हुई, पर उसकी काली छाया मेरी सफेद दीवार की सुंदरता को ग्रहण लगा देती है। ये एक मानसिक क्षति है, एक भावनात्मक आघात है। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा, तो आप मानते हैं कि परछाई आपकी दीवार को छूती है, उस पर अपना प्रभाव डालती है? बेशक, धनीराम ने जोर देकर कहा, तभी तो वो मैली दिखती है। ठीक है, बीरबल ने कहा और फिर गरीबदास की ओर मुड़े। गरीबदास, जब तुम सेठ जी की हवेली के पास से गुजरते हो तो क्या तुम्हारी परछाई के साथ साथ सेठ जी की दीवार की परछाई भी कभी तुम पर या तुम्हारे रास्ते पर पड़ती है? गरीबदास ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, जी हां हुजूर। दोपहर के वक्त जब सूरज दूसरी तरफ होता है तो हवेली की ऊंची दीवार की परछाई सड़क पर और कभी कभी मुझ पर भी आ जाती है। बीरबल ने फिर धनीराम की ओर देखा। सेठ जी, क्या यह सच है? धनीराम ने कुछ झिझकते हुए कहा, हां, पड़ती होगी, पर मेरी दीवार की परछाई तो भव्य है, पवित्र है। उसकी तुलना इस कुम्हार की मनहूस परछाई से कैसे की जा सकती है? बीरबल ने बादशाह अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, मामला बहुत स्पष्ट है। सभी उत्सुकता से बीरबल का अगला वाक्य सुनने का इंतजार करने लगे। बीरबल ने कहा, सेठ धनीराम का दावा है कि गरीबदास की परछाई उनकी दीवार पर पड़कर उसे मैला करती है और उसकी पवित्रता भंग करती है, जिसके लिए वो मुआवजा चाहते हैं। इसी तर्क के अनुसार जब सेठ धनीराम की भव्य दीवार की परछाई गरीबदास पर या उसके रास्ते पर पड़ती है तो वो भी गरीबदास को प्रभावित करती होगी। उन्होंने गरीबदास से पूछा, गरीबदास, जब सेठ जी की दीवार की भारी भरकम परछाई तुम पर पड़ती है तो क्या तुम्हें कुछ महसूस होता है? क्या वो तुम्हें बोझ नहीं लगती? क्या उसकी वजह से तुम्हें चलने में परेशानी नहीं होती? गरीबदास थोड़ा चकराया, लेकिन बीरबल का इशारा समझकर बोला, जी मंत्री जी, जब सेठ जी की दीवार की बड़ी सी परछाई मुझ पर पड़ती है तो मुझे थोड़ा भारीपन तो लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ आ गया हो। उसने थोड़ी और हिम्मत करके कहा, और हुजूर, जब उनकी दीवार की परछाई मेरे मिट्टी के बर्तनों पर पड़ती है जो मैं बेचने ले जा रहा होता हूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं वे भी मैले न हो जाएं और उनका दाम कम न मिले। अब सेठ धनीराम की त्योरियां चढ़ गई।
ये क्या बकवास है? मेरी दीवार की परछाई से किसी को क्या नुकसान हो सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा। क्यों नहीं सेठ जी, अगर गरीबदास की परछाई आपकी दीवार को मैला कर सकती है, तो आपकी दीवार की परछाई गरीबदास को और उसके सामान को क्यों नहीं मैला कर सकती? तर्क तो दोनों तरफ बराबर लागू होना चाहिए। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरा सुझाव यह है कि चूंकि गरीबदास की परछाई सेठ धनीराम की दीवार पर पड़ती है, तो गरीबदास को सेठ जी को कुछ हर्जाना देना चाहिए। मान लीजिए 1 रुपया प्रतिदिन। सेठ धनीराम ये सुनकर खुश हो गया, लेकिन बीरबल ने बात आगे बढ़ाई उसी तर्क के अनुसार। चूंकि सेठ धनीराम की दीवार, जो कि गरीबदास से कहीं ज्यादा बड़ी और भारी है, उसकी परछाई गरीबदास और उसके सामान पर पड़ती है, तो सेठ धनीराम को भी गरीबदास को हर्जाना देना चाहिए। और चूंकि दीवार की परछाई गरीबदास की परछाई से कहीं ज्यादा बड़ी और प्रभावशाली होती है, तो हर्जाना भी उसी अनुपात में होना चाहिए। मेरे विचार से सेठ धनीराम को गरीबदास को प्रतिदिन 10 रुपए हर्जाना देना चाहिए। ये सुनते ही सेठ धनीराम का मुंह खुला का खुला रह गया। 10 रुपए प्रतिदिन, ये तो सरासर अन्याय है। मेरी परछाई से क्या नुकसान? कहते कहते वो रुक गया। उसे अपनी ही बात का विरोधाभास समझ में आ गया। बीरबल मुस्कुराए। क्यों सेठ जी, अगर एक परछाई नुकसान पहुंचा सकती है, तो दूसरी क्यों नहीं? और आपकी दीवार तो इतनी बड़ी है, उसकी परछाई तो और भी ज्यादा शक्तिशाली होगी। दरबार में अब ठहाकों का दौर शुरू हो गया। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। सेठ धनीराम का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हो चुका था। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, अगर हम इस तर्क को माने, तो आज से हर व्यक्ति दूसरे से अपनी परछाई का हर्जाना वसूलने लगेगा। सूरज की रोशनी में तो हर चीज की परछाई बनती है और एक दूसरे पर पड़ती है। ऐसे तो पूरा राज्य ही मुकदमों से भर जाएगा। उन्होंने सेठ धनीराम की ओर देखकर कहा, सेठ जी, प्रकृति के नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती। परछाई एक प्राकृतिक क्रिया है। ये न तो किसी को दूषित करती है, न ही किसी का मूल्य कम करती है। असली सुंदरता और पवित्रता मन में होती है, दीवारों पर नहीं। यदि आपका मन स्वच्छ है, तो आपको किसी की परछाई से कोई मैल नजर नहीं आएगा। सेठ धनीराम अब पूरी तरह लज्जित हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दें जहांपनाह, मुझे क्षमा कर दें मंत्री बीरबल, मुझसे भूल हो गई। गरीबदास भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी मूर्खता और अहंकार में तुम्हें व्यर्थ ही परेशान किया। गरीबदास, जो अब भी थोड़ा डरा हुआ था, धीरे से बोला, कोई बात नहीं सेठ जी, आप मेरे अन्नदाता समान हैं। बादशाह अकबर, जो अब तक हंस रहे थे, गंभीर हुए। सेठ धनीराम, तुम्हारी शिकायत बेबुनियाद और हास्यास्पद थी। तुमने दरबार का कीमती समय बर्बाद किया और एक निर्दोष व्यक्ति को परेशान किया। लेकिन चूंकि तुमने अपनी गलती मान ली है और क्षमा याचना कर ली है, हम तुम्हें माफ करते हैं। पर भविष्य में ऐसी बचकानी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से एक अत्यंत जटिल और अनोखे मुकदमे को सुलझा दिया। तुम्हारी सूझबूझ का कोई जवाब नहीं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उस दिन के बाद सेठ धनीराम ने फिर कभी अपनी दीवार की परछाई या किसी और की परछाई की शिकायत नहीं की। बल्कि कहा जाता है कि वो थोड़ा विनम्र हो गया था और कभी कभार गरीबदास को रास्ते में रोककर उसका हालचाल भी पूछ लिया करता था। और वो परछाई का मुकदमा अकबर और बीरबल के किस्सों में एक और यादगार अध्याय के रूप में जुड़ गया, जो पीढ़ियों तक सुनाया जाता रहा। एक ऐसे मुकदमे के रूप में जो पहले कभी नहीं सुना गया था और शायद बाद में भी नहीं। ये कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि सच्ची बुद्धिमत्ता न केवल जटिल समस्याओं को सुलझा सकती है, बल्कि अहंकार को भी झुका सकती है और मानवीय समझ को एक नई दिशा दे सकती है। कहानी 2। एक सुबह
जब दरबार अपने पूरे रौब में सजा हुआ था, एक व्यापारी जिसका नाम धनपत राय था, रोता बिलखता हुआ दरबार में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू थे। उसने बादशाह अकबर के सामने झुककर सलाम किया और रुंधे गले से बोला, आलम पनाह, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। बादशाह अकबर ने गंभीरता से कहा, धनपत राय, शांति रखो और विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इस सल्तनत में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। धनपत राय ने अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। जहांपनाह, मैं एक सीधा सादा व्यापारी हूं, जो दूर दराज के इलाकों से कीमती रत्न और जवाहरात लाकर यहां बेचता हूं। कल रात जब मैं अपने घर लौट रहा था, तो मेरे घर के पास वाली गली में मेरे ही एक पुराने कर्मचारी गोपाल ने, जो अब अपना छोटा मोटा काम करता है, मुझे रोका। उसने बहाने से मुझसे बातचीत शुरू की और मौका देखकर मेरे हाथ से जवाहरात से भरा थैला छीन कर भाग गया। उस थैले में मेरी जिंदगी भर की कमाई थी हुजूर। लगभग 50,000 अशरफियों के हीरे मोती थे। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुमने उसे पहचान लिया? क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि वो गोपाल ही था? जी जहांपनाह, धनपत राय ने जोर देकर कहा। गली में थोड़ी रोशनी थी और मैंने उसे साफ साफ देखा था। वो गोपाल ही था। उसने काले रंग के कपड़े पहने थे और भागते समय उसका चेहरा मेरी तरफ था। हुजूर, वो हमेशा से मेरी तरक्की से जलता था। इसी जलन में उसने ये नीच हरकत की है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को तुरंत गोपाल को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में 2 सिपाही गोपाल को लेकर दरबार में हाजिर हुए। गोपाल एक साधारण कदकाठी का सहमा हुआ व्यक्ति था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गोपाल ने बादशाह के सामने सिर झुकाकर कहा, अन्नदाता, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। धनपत सेठ जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। धनपत राय चीख उठा, झूठ है, तू ही था, मैंने अपनी आंखों से तुझे देखा था। बादशाह सलामत, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, इसके घर की तलाशी ली जाए, यकीनन सारा माल वहीं मिलेगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत भाव से पूरे घटनाक्रम को देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वो किसी गहरी सोच में डूबे हों। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है इस मामले में? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, मामला गंभीर है। धनपत राय जी अपने बयान पर अटल है और गोपाल खुद को बेकसूर बता रहा है। बिना पूरी जांच पड़ताल के किसी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा। अकबर बोले, तो फिर जांच कैसे की जाए? गोपाल के घर की तलाशी ली जाए। बीरबल ने कहा, तलाशी अवश्य ली जाए हुजूर, लेकिन उससे पहले मैं दोनों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल सबसे पहले धनपत राय की ओर मुड़े। धनपत जी, आपने कहा कि गली में थोड़ी रोशनी थी, क्या आप बता सकते हैं कि वो रोशनी किस चीज की थी? कोई मशाल, कोई दीपक या चांद की रोशनी? धनपत राय थोड़ा झिझका, फिर बोला, जी, वो पास के एक घर की खिड़की से आती दीपक की रोशनी थी और थोड़ा चांद भी निकला हुआ था। बीरबल ने सिर हिलाया, अच्छा, और जब गोपाल ने आपका थैला छीना तो क्या आपने शोर मचाया, मदद के लिए किसी को पुकारा? जी, मैंने शोर मचाया था, लेकिन वो गली सुनसान थी और जब तक कोई आता वो भाग चुका था। धनपत ने जवाब दिया। बीरबल ने कहा, और आपने बताया कि गोपाल ने काले रंग के कपड़े पहने थे, क्या आप उसके कपड़ों के बारे में कुछ और बता सकते हैं? जैसे क्या वो कुर्ता था या कोई अंगरखा, सिर पर पगड़ी थी या टोपी? धनपत राय अब थोड़ा असहज होने लगा। उसने कुछ सोचते हुए कहा, जी, काला कुर्ता था और सिर पर शायद अंधेरे की वजह से ठीक से देख नहीं पाया, पर शायद उसने कुछ बांध रखा था। बीरबल अब गोपाल की ओर मुड़े।
गोपाल अभी भी डरा हुआ था। गोपाल, बीरबल ने से पूछा, कल रात तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? गोपाल ने कांपती आवाज में कहा, सरकार, मैं कल रात अपने घर पर ही था। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उसकी देखभाल कर रहा था। मेरे पड़ोसी भी इस बात की गवाही दे सकते हैं। तुम्हारी पत्नी कब से बीमार है? बीरबल ने पूछा। लगभग 3-4 दिनों से, हुजूर, गोपाल ने उत्तर दिया। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बादशाह अकबर की ओर देखकर बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। धनपत राय तुरंत बोल पड़ा, क्या गड़बड़? बीरबल जी, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं? बीरबल ने धनपत राय की ओर देखकर शांति से कहा, धनपत जी, यकीन या गैर-यकीन का सवाल नहीं है, सवाल सच्चाई का है। जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप धनपत राय जी से एक सवाल पूछें। कैसा सवाल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, आप इनसे पूछिए कि इनके थैले में जो हीरे मोती थे, उनका रंग क्या था? क्या वे सब एक ही रंग के थे या अलग अलग रंगों के? अकबर ने बीरबल के कहे अनुसार धनपत राय से पूछा, धनपत, तुम्हारे थैले में जो जवाहरात थे, उनके रंग बताओ। धनपत राय का चेहरा एकाएक पीला पड़ गया। वो हकलाने लगा, जी जी हुजूर, वो तो कई तरह के थे। लाल, नीले, हरे, सफेद मोती भी थे। उसकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, अब आप गोपाल से यही सवाल पूछिए। अकबर ने गोपाल से पूछा, गोपाल, अगर तुमने वह थैला छीना होता तो क्या तुम बता सकते हो कि उसमें किस रंग के जवाहरात थे? गोपाल ने घबराकर कहा, सरकार, मैंने कोई थैला नहीं छीना। मुझे क्या पता उसमें क्या था। बीरबल ने अब अपनी बात स्पष्ट की। जहांपनाह, गौर करने वाली बात यह है कि जब किसी व्यक्ति की इतनी कीमती वस्तु चोरी होती है तो उसे एक एक चीज याद रहती है। धनपत जी कह रहे हैं कि गली में थोड़ी रोशनी थी, इतनी कि उन्होंने गोपाल का चेहरा पहचान लिया, उसके कपड़ों का रंग देख लिया। लेकिन जब उनसे उन्हीं जवाहरातों के रंग के बारे में पूछा गया जिनकी कीमत 50,000 अशर्फिया थी, तो वे अटक गए और ठीक से जवाब नहीं दे पाए। बीरबल आगे बोले, दूसरी बात, धनपत जी ने कहा कि गली में दीपक की रोशनी थी और चांद भी निकला हुआ था। जहांपनाह, कल अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे घोर अंधेरे में केवल किसी घर की खिड़की से आती दीपक की हल्की रोशनी में किसी का चेहरा इतनी सटीकता से पहचान लेना और उसके कपड़ों का रंग बता देना थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। धनपत राय का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहांपनाह, यदि गोपाल ने सचमुच चोरी की होती और उसके घर में 50,000 अशर्फियों के जवाहरात होते, तो वो इतना डरास हमा और आत्मविश्वासहीन नहीं होता। अपराधी अक्सर बचने के लिए झूठी कहानियां गढ़ते हैं और उनमें अति आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हैं। गोपाल की घबराहट उसकी बेगुनाही का संकेत दे रही है। बीरबल धनपत राय की ओर मुड़े, धनपत जी, सच बताइए, क्या आप किसी कर्ज में डूबे हुए हैं या आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा? धनपत राय अब और झूठ नहीं बोल सका। वो बादशाह अकबर के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह। बीरबल जी सही कह रहे हैं, मेरा व्यापार चौपट हो गया है और मैं भारी कर्ज में डूब गया हूं। लेनदार मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो मैंने गोपाल को फंसाने की ये झूठी कहानी गढ़ दी ताकि मुझे कुछ समय मिल सके और लोगों की सहानुभूति भी। गोपाल मेरा पुराना कर्मचारी है, मुझे लगा उस पर शक करना आसान होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने कहा, धनपत राय, तुमने न केवल एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया, बल्कि दरबार का कीमती समय भी बर्बाद किया और मुझे गुमराह करने की कोशिश की। ये एक अक्षम्य अपराध है। बादशाह ने आदेश दिया,
धनपत राय को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। इसे झूठी शिकायत करने और दरबार को गुमराह करने के जुर्म में 1 साल के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। साथ ही इसे गोपाल को हुए मानसिक कष्ट और अपमान के लिए 10,000 अशर्फियों का मुआवजा देना होगा। गोपाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये खुशी और राहत के आंसू थे। उसने बीरबल की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धिमानी और पारखी नजर से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तुम्हारे बिना न्याय संभव नहीं हो पाता। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। ये तो मेरा कर्तव्य था। जहांपनाह, सत्य की हमेशा विजय होती है। बस उसे उजागर करने के लिए थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि और धैर्य की आवश्यकता होती है। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की धाक और भी बढ़ गई और लोग उनकी न्यायप्रियता तथा बुद्धिमत्ता की मिसालें देने लगे। गोपाल को न्याय मिला और धनपत राय को अपने किए की सजा। ये कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि झूठ के पांव नहीं होते और सच, चाहे कितनी भी चतुराई से छिपाया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। खासकर तब जब बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उसकी तह तक जाने का फैसला कर ले। कहानी 3। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। उनके नवरत्नों में बीरबल का स्थान अद्वितीय था। बीरबल की हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और किसी भी उलझी गुत्थी को सुलझाने की अद्भुत क्षमता ने उन्हें न केवल बादशाह का प्रिय बनाया था, बल्कि आम जनता के दिलों में भी एक खास जगह दिला दी थी। लेकिन जहां फूल होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में कुछ अमीर और दरबारी ऐसे भी थे जो बीरबल की इस लोकप्रियता और बादशाह से उनकी निकटता से मन ही मन जलते थे। वे हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जब बीरबल को नीचा दिखाया जा सके या बादशाह की नजरों में गिराया जा सके। उन्हीं में से एक था मीर जफर, जो खुद को बड़ा अक्लमंद समझता था और बीरबल को अपने रास्ते का रोड़ा मानता था। उसके साथ कुछ और चाटुकार दरबारी भी शामिल थे जो उसकी हां में हां मिलाते थे। एक शाम जब दरबार सजा हुआ था और माहौल कुछ हल्का फुल्का था, मीर जफर ने बड़ी विनम्रता का ढोंग करते हुए बादशाह अकबर से कहा, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि बीरबल अत्यंत बुद्धिमान है। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। परंतु कभी कभी ये विचार आता है कि क्या कोई ऐसी भी परीक्षा हो सकती है जिसमें हमारे प्रिय बीरबल भी उलझ जाए। बादशाह अकबर मुस्कुराए। उन्हें अपने नवरत्नों पर, खासकर बीरबल पर पूरा भरोसा था। फिर भी मीर जफर की बात में उन्हें एक चुनौती का आभास हुआ। उन्होंने कहा, मीर जफर, तुम्हारी बात में दम तो है। बीरबल ने अब तक हर कसौटी पर खुद को साबित किया है, लेकिन क्यों न एक ऐसी परीक्षा ली जाए जो सचमुच कठिन हो। बीरबल शांत भाव से ये सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई घबराहट। मीर जफर और उसके साथियों की आंखों में एक कुटिल चमक तैर गई। उन्होंने सोचा, यही सही मौका है बीरबल को फंसाने का। बादशाह ने कुछ पल सोचा और फिर एक गंभीर मुद्रा धारण करते हुए कहा, ठीक है, हम बीरबल की एक ऐसी परीक्षा लेंगे जो आज तक किसी ने न ली होगी, न सोची होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बादशाह अकबर पर टिक गई। बादशाह ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें 3 काम करने होंगे और इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म कीजिए जहांपनाह। अकबर ने अपनी पहली शर्त रखी, बीरबल, तुम्हें हमें एक ऐसी चीज लाकर देनी होगी जिसे तोड़ने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी पीड़ा सबसे गहरी और दूरगामी होती है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बिना आवाज के टूटने वाली चीज जिसकी पीड़ा सबसे गहरी हो, ये कैसी पहेली थी। कुछ दरबारी तो मन ही मन हंसने लगे। ऐसी कोई भौतिक वस्तु उन्हें सूझ ही नहीं रही थी। अकबर ने अपनी दूसरी शर्त बताई, तुम्हें हमारे इस विशाल साम्राज्य में से 2 ऐसे व्यक्तियों को ढूंढकर लाना होगा
जो क्रमशः सबसे अधिक संतुष्ट और सबसे अधिक असंतुष्ट हो। ये सुनकर दरबारी और भी चकरा गए। इतने बड़े साम्राज्य में ऐसे दो विपरीत व्यक्तियों को खोजना लगभग असंभव था। और फिर बादशाह ने अपनी तीसरी और सबसे कठिन शर्त रखी, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उन्होंने कहा, और तीसरा काम, बीरबल, तुम्हें मुझे यानी अपने बादशाह को एक ऐसा कार्य करने पर विवश करना होगा जो मैं स्वेच्छा से कभी नहीं करना चाहूंगा, और वो भी बिना किसी जोरजबरदस्ती या धोखे के। ये सुनकर तो पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। मीर जफर और उसके साथी मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे, खासकर पहली और तीसरी शर्त को। बादशाह को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करवाना, वो भी बिना जबरदस्ती के, ये तो नामुमकिन था। बीरबल ने तीनों शर्तें ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर अभी भी वही शांत भाव था। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे 1 महीने की मोहलत दी जाए। बादशाह ने अनुमति दे दी। बीरबल दरबार से विदा लेकर अपने घर चले गए। मीर जफर और उसके साथी जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल का घमंड अब चूर चूर हो जाएगा। अगले कुछ दिन बीरबल ने गहन चिंतन में बिताए। पहली शर्त काफी गूढ़ थी, दूसरी तार्किक थी, लेकिन तीसरी शर्त उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर रही थी। पहली शर्त का समाधान, बिना आवाज के टूटने वाली चीज, जिसकी पीड़ा सबसे गहरी हो। बीरबल ने कई दिनों तक इस पहेली पर विचार किया। वे जानते थे कि इसका उत्तर कोई साधारण वस्तु नहीं हो सकती। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो भावनाओं और मानवीय संबंधों से जुड़ा हो। उन्होंने लोगों को देखा, उनके आपसी व्यवहार को परखा, उनके सुख दुख को समझने का प्रयास किया। एक दिन वे 2 पुराने मित्रों को झगड़ते और फिर हमेशा के लिए अलग होते देख रहे थे। उनके चेहरे पर जो पीड़ा थी, वो किसी तलवार के घाव से कम नहीं थी, पर कोई आवाज नहीं हुई थी। बीरबल के मन में एक विचार कौंधा। लगभग 15 दिन बाद बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। बादशाह ने पूछा, क्यों बीरबल, कुछ प्रगति हुई? बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, आलम पनाह, आपकी पहली शर्त के अनुसार मैं वह चीज तो भौतिक रूप में नहीं ला सका, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक भावना है, एक संबंध है। वो चीज है विश्वास या वचन। दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। मीर जफर ने व्यंग्य से कहा, यह क्या बात हुई? विश्वास या वचन कोई चीज है जिसे लाया जा सके? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, जब किसी का विश्वास टूटता है या कोई दिया हुआ वचन भंग होता है तो कोई आवाज नहीं होती। कांच के टूटने की या किसी बर्तन के गिरने की ध्वनि होती है, पर विश्वास के खंडित होने पर कोई कोलाहल नहीं मचता। किंतु इसकी पीड़ा सबसे गहरी होती है। ये दिलों में दरार डाल देता है, वर्षों पुराने संबंधों को एक पल में समाप्त कर देता है। इसकी पीड़ा मन को लंबे समय तक सालती रहती है, कभी कभी जीवन भर। ये एक ऐसा घाव है जो दिखता नहीं पर रिश्ता रहता है। टूटे हुए विश्वास या वचन की पीड़ा दूरगामी होती है, क्योंकि ये न केवल 2 व्यक्तियों को प्रभावित करती है, बल्कि उनके आसपास के लोगों और कभी कभी तो आने वाली पीढ़ियों के रिश्तों पर भी असर डालती है। इसे दोबारा पहले जैसा जोड़ना लगभग असंभव होता है, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें वो पहले जैसी मजबूती और सहजता नहीं रहती। बीरबल के मुख से निकले इन शब्दों में इतनी सच्चाई और गहराई थी कि बादशाह अकबर समेत पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बादशाह ने कुछ क्षण मौन रहकर बीरबल के उत्तर पर विचार किया और फिर बोले, बीरबल, तुमने सत्य कहा। विश्वास और वचन ही वे अदृश्य बंधन हैं जिन पर दुनिया कायम है, और इनके टूटने की पीड़ा निःसंदेह सबसे गहरी होती है। तुम्हारा उत्तर स्वीकार किया जाता है। मीर जफर और उसके साथियों का मुंह लटक गया। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल कोई भौतिक वस्तु प्रस्तुत करेंगे और वे उसे गलत साबित कर देंगे, लेकिन बीरबल ने तो एक अमूर्त सत्य को
इतनी सहजता से प्रस्तुत कर दिया था। दूसरी शर्त का समाधान, सबसे संतुष्ट और सबसे असंतुष्ट व्यक्ति। पहली शर्त में अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाने के बाद बीरबल ने दूसरी शर्त पर ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए उन्होंने वेश बदला और एक साधारण सौदागर के रूप में राज्य के विभिन्न नगरों, कस्बों और गांवों का भ्रमण किया। वे चायखानों, सरायों, बाजारों और चौपालों पर रुकते, लोगों से बातचीत करते, उनके जीवन की खुशियों और परेशानियों को समझने का प्रयास करते। कई हफ्तों की अथक खोज के बाद उनकी भेंट एक अत्यंत धनी सेठ से हुई। उस सेठ के पास सोने चांदी के अंबार थे, कई हवेलियां और अनगिनत नौकर चाकर थे। किंतु जब बीरबल ने उससे बात की तो पाया कि वो व्यक्ति हर समय चिंतित रहता था। उसे अपनी संपत्ति के लुट जाने का भय, व्यापार में घाटे की आशंका और अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने की होड़ हमेशा सताती रहती थी। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था और हमेशा दूसरों की संपत्ति और सफलता से ईर्ष्या करता रहता था। उसके मुख पर कभी संतोष या प्रसन्नता की झलक नहीं दिखती थी। बीरबल ने मन ही मन निश्चय किया कि ये व्यक्ति सबसे अधिक असंतुष्ट की श्रेणी में आता है। इसके पश्चात एक छोटे से गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उन्हें एक फटेहाल परंतु प्रसन्नचित्त साधु मिला। उसके पास एक झोली, एक कमंडल और तन पर कुछ चिथड़े ही थे। वो भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उसी से अपना गुजारा करता था। जब बीरबल ने उससे बात की तो साधु के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। उसने कहा, प्रभु की कृपा से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, स्वच्छ जल और वायु उपलब्ध है, और क्या चाहिए। मन में कोई लालसा नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। ईश्वर का भजन करता हूं और आनंद से रहता हूं। उसकी बातों में गहरी तृप्ति झलक रही थी। बीरबल समझ गए कि उन्हें सबसे अधिक संतुष्ट व्यक्ति मिल गया है। महीने का अंतिम सप्ताह प्रारंभ होने पर बीरबल उन दोनों व्यक्तियों, धनी सेठ और गरीब साधु को लेकर दरबार में हाजिर हुए। पहले धनी सेठ को बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, सेठ जी, आप अपने जीवन से कितने प्रसन्न हैं? क्या आपके पास सब कुछ है? सेठ ने उदास चेहरा बनाकर कहा, आलम पनाह, क्या बताओ। कहने को तो बहुत धन है, पर मन में शांति नहीं। रात को नींद नहीं आती, हमेशा व्यापार की चिंता लगी रहती है। मेरे बेटे मेरी बात नहीं सुनते और मेरे पड़ोसी मुझसे ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं सच में खुश हो सकूं। उसकी शिकायतों का कोई अंत नहीं था। फिर उस साधु को बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने वही प्रश्न उससे किया, बाबा, आपके जीवन में क्या सुख है और क्या दुख? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरे जीवन में तो सुख ही सुख है। ईश्वर ने ये सुंदर शरीर दिया है, प्रकृति ने जीने के लिए सब कुछ दिया है। जो कुछ भिक्षा में मिलता है उसी में परम संतोष है। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, हर पल आनंद ही आनंद है। बादशाह अकबर और समस्त दरबारी दोनों के उत्तर सुनकर चकित रह गए। एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था वो अत्यंत दुखी और असंतुष्ट था, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था वो परम सुखी और संतुष्ट था। बीरबल ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया था कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की स्थिति में निहित होता है। बादशाह ने बीरबल की सूक्ष्म दृष्टि और बुद्धिमत्ता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मीर जफर और उसके चाटुकारों के चेहरे और भी उतर गए। तीसरी शर्त का समाधान, बादशाह को उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। अब केवल तीसरी और सबसे कठिन शर्त बची थी। पूरा दरबार सांस रोके ये देखने का इंतजार कर रहा था कि बीरबल इस असंभव कार्य को कैसे अंजाम देते हैं। महीना लगभग समाप्त होने वाला था। केवल 3 दिन शेष थे। मीर जफर और उसके साथी अब भी आशान्वित थे कि बीरबल तीसरी शर्त में अवश्य असफल होंगे। बादशाह को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करवाना, वो भी बिना किसी जोर जबरदस्ती या धोखे के, ये तो दिवा स्वप्न जैसा था।
अचानक दरबार में खबर फैली कि बीरबल गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। हकीमों ने भी जवाब दे दिया था और कहा था कि बीरबल के पास अधिक समय नहीं है। यह सुनकर बादशाह अकबर अत्यंत व्यथित हो गए। बीरबल उनके लिए केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि एक घनिष्ठ मित्र, एक मार्गदर्शक और उनके शासन के एक मजबूत स्तंभ थे। बादशाह अकबर स्वयं बीरबल का हालचाल जानने उनके निवास पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल बिस्तर पर अत्यंत दुर्बल अवस्था में लेटे हुए हैं। वास्तव में यह बीरबल की योजना का हिस्सा था। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आवाज क्षीण हो गई थी और वे बड़ी कठिनाई से सांस ले पा रहे थे। बीरबल ने बादशाह को देखकर अपनी आंखों में आंसू लाने का अभिनय करते हुए कहा, आलम पनाह, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी एक अंतिम इच्छा है। अकबर का हृदय करुणा से भर गया। उनकी अपनी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, बोलो बीरबल, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो अवश्य पूरी की जाएगी। तुम हमारे सबसे प्रिय हो। बीरबल ने कांपती हुई आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूं। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो आप स्वयं मेरे जनाजे को कुछ कदम अपने कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान तक ले जाए। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यह सुनकर बादशाह अकबर स्तब्ध रह गए। एक सम्राट, शहंशाहेंद, किसी मंत्री, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों न हो, के जनाजे को कंधा दे, ये तो शाही परंपराओं, मान मर्यादा और प्रोटोकॉल के सर्वथा विरुद्ध था। कोई भी बादशाह अपनी स्वेच्छा से ऐसा कार्य करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनके मन में एक गहरा द्वंद्व चलने लगा। एक ओर साम्राज्य की शान और शाही पद की गरिमा थी, तो दूसरी ओर अपने मरणासन्न प्रिय मित्र और निष्ठावान सेवक की अंतिम हृदय विदारक इच्छा। बीरबल की दयनीय अवस्था, उनके अंतिम शब्द और उनके प्रति बादशाह के गहरे स्नेह ने उन्हें अत्यंत भावुक कर दिया। उस क्षण बादशाह ने शाही प्रोटोकॉल से ऊपर उठकर अपने दिल की आवाज सुनी। भारी मन और रुंधे गले से उन्होंने कहा, बीरबल, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी ये अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं स्वयं तुम्हारे जनाजे को कंधा दूंगा। ये वचन देकर अकबर उदास और बोझिल मन से अपने महल लौट आए। वे पूरी रात सो नहीं सके। बीरबल की हालत और अपने वचन के बारे में सोचते रहे। अगले दिन महीने का आखिरी दिन था। दरबार नियत समय पर लगा। मीर जफर और उसके साथी आज विशेष रूप से प्रसन्न थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि बीरबल या तो अपनी बीमारी के कारण आ नहीं पाएंगे या फिर मृत्यु को प्राप्त हो चुके होंगे और इस प्रकार वे शर्त हार जाएंगे। तभी दरबार के द्वार खुले और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बीरबल पूरी तरह स्वस्थ, अपने चिरपरिचित आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ दरबार में प्रविष्ट हुए। उन्हें इस प्रकार हटा-कट्टा और प्रसन्नचित्त देखकर बादशाह अकबर पहले तो हैरान हुए, फिर उनके मन में प्रसन्नता की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम तो कल इतने गंभीर रूप से बीमार थे। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, आपकी दुआओं और स्नेह से मैं अब पूर्णतः स्वस्थ हूं। और जहांपनाह, आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो गई है। पूरा दरबार, विशेषकर बादशाह अकबर, चौंक पड़े। तीसरी शर्त, वो कैसे पूरी हो गई? बादशाह ने अविश्वास से पूछा। बीरबल ने अपनी मंद मुस्कान बिखेरते हुए समझाया, जहांपनाह, कल जब आप मेरे निवास पर पधारे थे और मैंने आपसे अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी, तब आपने द्रवित होकर मुझे वचन दिया था कि आप मेरे जनाजे को स्वयं कंधा देंगे। जहांपनाह, क्या कोई भी बादशाह स्वेच्छा से, अपनी खुशी से किसी के जनाजे को कंधा देना चाहेगा? ये एक ऐसा कार्य है जो शाही शान और परंपरा के विरुद्ध है
और जिसे आप सामान्य परिस्थितियों में कभी भी स्वेच्छा से नहीं करते, परंतु कल मेरी बीमारी और अंतिम इच्छा के भावनात्मक दबाव में और मेरे प्रति अपने गहरे स्नेह के कारण आपने वो कार्य करने का वचन दे दिया जो आप कभी अपनी मर्जी से नहीं करते। इस प्रकार मैंने बिना किसी जोर जबरदस्ती या धोखे के आपको एक ऐसा कार्य करने पर विवश कर दिया जो आप स्वेच्छा से कभी नहीं करना चाहते थे। बीरबल की इस असाधारण और अप्रत्याशित चतुराई को देखकर बादशाह अकबर कुछ क्षणों के लिए अवाक रह गए। फिर उनके चेहरे पर पहले आश्चर्य, फिर समझ और अंततः प्रशंसा के भाव उभरे। वे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में बीरबल की बुद्धिमत्ता के प्रति गहरा सम्मान और स्नेह था। पूरा दरबार बीरबल की इस अद्भुत सूझबूझ और मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ पर दंग रह गया। मीर जफर और उसके साथियों के चेहरे शर्मिंदगी और निराशा से लाल हो गए थे। उन्हें अपनी ईर्ष्या और बीरबल की अद्वितीय प्रतिभा का एक बार फिर कटु अनुभव हुआ था। वे समझ गए थे कि बीरबल को हराना उनके बस की बात नहीं। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे, बीरबल के पास आए और उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई का कोई सानी नहीं। तुमने न केवल हमारी सबसे कठिन शर्तों को अपनी विलक्षण प्रतिभा से पूरा किया, बल्कि ये भी दर्शाया कि मानवीय भावनाएं और स्नेह के बंधन कितने शक्तिशाली होते हैं, जिनके समक्ष बड़े से बड़े सम्राट भी झुक जाते हैं। तुम सचमुच हमारे अनमोल रत्न हो। बादशाह ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया और उनकी पदवी तथा मान सम्मान में और वृद्धि की। मीर जफर और उसके चाटुकार दरबारियों को अपनी करनी पर गहरा पछतावा हुआ और उन्होंने भविष्य में बीरबल से व्यर्थ उलझने से तौबा कर ली। कहानी 4। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा और बादशाह से उनकी निकटता कई दरबारियों की आंखों में खटकती थी। इनमें प्रमुख थे दीवान जगत सिंह और सेनापति विक्रमजीत। जगत सिन्हा को लगता था कि बीरबल की वजह से बादशाह वित्तीय मामलों में उनकी सलाह को उतना महत्व नहीं देते जितना पहले दिया करते थे। वहीं विक्रमजीत को यह बात पसंद नहीं थी कि युद्ध और रणनीति जैसे गंभीर विषयों पर भी बादशाह कभी कभी बीरबल की राय ले लेते थे, जो उनके विचार में एक सैनिक का कार्यक्षेत्र था। इन दोनों के साथ कुछ और चाटुकार दरबारी भी थे जो बीरबल की सफलता से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। ये सभी मिलकर अक्सर बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई और दूरदर्शिता से उनके मंसूबों पर पानी फेर देते थे। इससे उनके दुश्मन और भी कुंठित हो जाते थे और बीरबल को फंसाने के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगते थे। एक बार जगत सिंह और विक्रमजीत ने बीरबल को बुरी तरह अपमानित करने और बादशाह की नजरों से गिराने के लिए एक बहुत ही शातिर योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि इस बार वे बीरबल को ऐसा फंसाएंगे कि वो निकल ही नहीं पाएगा। उनकी योजना के अनुसार उन्होंने बादशाह अकबर के मन में ये बात डालनी शुरू की कि राज्य में कई ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिन पर अयोग्य व्यक्ति बैठे हैं और वे राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इन पदों के लिए एक कठिन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए और जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो उसे ही वो पद दिया जाए। उनका असली मकसद ये था कि वे परीक्षा के प्रश्न इतने कठिन और उलझाने वाले बनाएंगे कि बीरबल, जो किसी औपचारिक सैन्य या वित्तीय प्रशिक्षण से नहीं गुजरे थे, उसमें अवश्य असफल हो जाएंगे। और यदि बीरबल असफल होते हैं तो वे बादशाह से ये कह सकेंगे कि देखिए, जो व्यक्ति इतनी सरल परीक्षा पास नहीं कर सकता वो आपका मुख्य सलाहकार बनने योग्य कैसे है। बादशाह अकबर को उनकी बात में कुछ सच्चाई लगी। वे हमेशा राज्य की बेहतरी चाहते थे और योग्य व्यक्तियों को सही स्थान पर देखना चाहते थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और घोषणा की कि राज्य के कुछ प्रमुख पदों के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें कोई भी भाग ले सकता है और ये परीक्षा सभी दरबारियों
यहां तक कि बीरबल के लिए भी अनिवार्य होगी। जगत सिंह और विक्रमजीत मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी स्वयं ले ली। उन्होंने जानबूझकर ऐसे प्रश्न चुने जो अत्यंत गूढ़, अप्रासंगिक और भ्रमित करने वाले थे। कुछ प्रश्न ज्योतिष, कुछ गुप्त सैन्य संहिताओं और कुछ प्राचीन अप्रचलित वित्तीय नियमों से संबंधित थे, जिनका व्यावहारिक शासन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो बीरबल को फंसाने के लिए काफी थे। परीक्षा का दिन आ पहुंचा। दरबार में एक विशेष मंडप सजाया गया। सभी दरबारी, मंत्री और अन्य उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुए। बीरबल भी शांत भाव से अपने स्थान पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, जिसे देखकर जगत सिंह और विक्रमजीत और भी चिढ़ रहे थे। परीक्षा शुरू हुई। प्रश्नोत्तर वितरित किए गए। जैसे ही बीरबल ने प्रश्नोत्तर देखा, वे मन ही मन मुस्कुरा दिए। वे तुरंत समझ गए कि ये उनके दुश्मनों की चाल है। प्रश्न वास्तव में बहुत कठिन और बेतुके थे। कई प्रश्न तो ऐसे थे जिनका एक ही सही उत्तर देना लगभग असंभव था। बीरबल ने कलम उठाई और उत्तर लिखना शुरू किया, लेकिन उन्होंने प्रश्नों के सीधे उत्तर देने के बजाय कुछ और ही किया। पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने लिखा, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उत्तर केवल जहांपना ही दे सकते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखा, इस गूढ़ विषय पर मेरे परम मित्र और विद्वान दीवान जगत सिंह जी ही प्रकाश डाल सकते हैं। तीसरे प्रश्न के लिए उन्होंने लिखा, सैन्य मामलों की इतनी गहरी जानकारी तो केवल हमारे वीर सेनापति विक्रमजीत जी के पास ही हो सकती है। इसी प्रकार हर कठिन और उलझाऊ प्रश्न के उत्तर में उन्होंने किसी न किसी दरबारी, विशेषकर जगत सिंह या विक्रमजीत या फिर स्वयं बादशाह अकबर का नाम लिख दिया, ये कहते हुए कि इस प्रश्न का उत्तर देने की योग्यता केवल उन्हीं में है जो प्रश्न थोड़े सरल या तार्किक थे। उनके उत्तर बीरबल ने बड़ी बुद्धिमत्ता और विस्तार से दिए। जब परीक्षा का समय समाप्त हुआ तो सभी के उत्तर पत्र एकत्र किए गए। जगत सिंह और विक्रमजीत बड़े उत्सुक थे बीरबल का उत्तर पत्र देखने के लिए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बीरबल ने या तो प्रश्न छोड़ दिए होंगे या गलत सलत उत्तर लिखे होंगे। अगले दिन बादशाह अकबर ने सभी उत्तरपत्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष सभा बुलाई। जगत सिंह और विक्रमजीत ने जानबूझकर बीरबल का उत्तरपत्र सबसे पहले बादशाह के सामने प्रस्तुत किया। बादशाह ने बीरबल के उत्तर पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनके चेहरे पर आश्चर्य और फिर मुस्कान फैलती गई। जब उन्होंने वे उत्तर पढ़े जहां बीरबल ने लिखा था कि अमुक प्रश्न का उत्तर केवल बादशाह या दीवान या सेनापति ही दे सकते हैं, तो वे जोर से हंस पड़े। उन्होंने जगत सिंह की ओर देखकर कहा, दीवान जी, बीरबल का कहना है कि इस वित्तीय पहेली का हल केवल आप ही जानते हैं। कृपया हमें इसका उत्तर बताएं। जगत सिंह सक्का गए। वो प्रश्न उन्होंने स्वयं बनाया था, लेकिन उसका सटीक और संतोषजनक उत्तर देना उनके लिए भी कठिन था। वे कुछ बहाने बनाने लगे। फिर बादशाह ने विक्रमजीत से कहा, सेनापति जी, इस गुप्त सैन्य संकेत का अर्थ तो आप ही स्पष्ट कर सकते हैं, जैसा कि बीरबल ने सुझाया है। विक्रमजीत भी बगले झांकने लगे। वो प्रश्न भी इतना जटिल था कि उसकी व्याख्या करना आसान नहीं था। दरबार में बैठे अन्य दरबारी, जिनके नाम बीरबल ने अपने उत्तरों में लिए थे, वे भी परेशान हो गए। कोई भी उन बेतुके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहा था। अब बादशाह अकबर का ध्यान उन उत्तरों पर गया जो बीरबल ने स्वयं दिए थे। वे उत्तर अत्यंत सारगर्भित, तर्कपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण थे। उन्होंने उन प्रश्नों का मर्म समझकर व्यावहारिक और सटीक समाधान प्रस्तुत किए थे। बादशाह अकबर सब समझ गए। वे जान गए कि ये परीक्षा बीरबल को फंसाने के लिए रची गई थी। लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल खुद को बचाया, बल्कि अपने दुश्मनों को ही उन्हीं के जाल में फंसा दिया। बादशाह ने गंभीर स्वर में जगत सिंह और विक्रमजीत से कहा, यह कैसी परीक्षा थी जिसके प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है
कि ये परीक्षा योग्यता आंकने के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही उद्देश्य से आयोजित की गई थी। जगत सिंह और विक्रमजीत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, आलम पनाह, ज्ञान अथाह होता है। कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता। मैंने तो केवल अपनी सीमाओं को स्वीकार किया है। जिन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं आता था, मैंने उन विशेषज्ञों की ओर इंगित कर दिया जो शायद उनका बेहतर उत्तर दे सकते थे। बादशाह अकबर बीरबल की इस विनम्रता और चतुराई पर और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल किताबी ज्ञान में नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में है। तुमने न केवल इस कठिन परीक्षा को अपनी सूझबूझ से पार किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि कैसे दूसरों का सम्मान करते हुए भी अपनी बात रखी जा सकती है। इसके बाद बादशाह ने जगत सिंह और विक्रमजीत को कड़ी फटकार लगाई और उन्हें चेतावनी दी कि वे भविष्य में ऐसी ओछी हरकतों से बाज आएं। बीरबल के दुश्मन बुरी तरह अपमानित हुए। उन्होंने बीरबल को मूर्ख बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वे स्वयं ही मूर्ख बन गए थे। पूरे दरबार में उनकी हंसी उड़ रही थी। ये घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। बीरबल जानते थे कि उनके दुश्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। कुछ समय बाद जगत सिंह ने एक और चाल चली। उसने राज्य के खजाने से कुछ बहुमूल्य रत्न गायब करवा दिए और इसका इल्जाम परोक्ष रूप से बीरबल पर डालने की कोशिश की। उसने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि बीरबल अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बीरबल को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत इसकी तहकीकात शुरू कर दी। उन्हें पता था कि जगत सिंह इतना शातिर है कि उसने कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। बीरबल ने गुप्त रूप से खजाने के आसपास के कर्मचारियों से पूछताछ की। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक सुराग मिला। एक कर्मचारी ने बताया कि उसने जगत सिंह के एक विश्वस्त सेवक को उस रात खजाने के आसपास संदिग्ध अवस्था में देखा था, जिस रात रत्न गायब हुए थे। बीरबल ने उस सेवक पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने देखा कि वो सेवक शहर के एक सुनार की दुकान पर कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने तुरंत उस सुनार से संपर्क किया। सुनार ने बताया कि सेवक कुछ अंगढ़े रत्न बेचने आया था, जो शाही खजाने के रत्नों से मिलते जुलते थे। अब बीरबल के पास पुख्ता सबूत थे, लेकिन वे जगत सिंह को सीधे सीधे दोषी ठहराने के बजाय उसे उसी के जाल में फंसाना चाहते थे। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, आलम पनाह, खजाने से जो रत्न चोरी हुए हैं उनके बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि चोर कोई बहुत ही चालाक और अंदर का व्यक्ति है। मुझे लगता है कि चोर ने रत्नों को कहीं आसपास ही छिपाया होगा और वह उन्हें धीरे धीरे ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे शहर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह ने चोरी हुए रत्नों को खोजने वाले को भारी इनाम देने की घोषणा की है, और साथ ही ये भी कि यदि चोर स्वयं आकर अपना अपराध स्वीकार कर ले और रत्न लौटा दे तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा, अन्यथा पकड़े जाने पर उसे कठोरतम दंड दिया जाएगा। जगत सिंह ये सुनकर थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि कहीं उसका सेवक पकड़ा न जाए या लालच में आकर उसका नाम न बता दे। उसने सोचा कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तब तक रत्नों को कहीं और सुरक्षित छिपा देना चाहिए। बीरबल ने पहले से ही जगत सिंह के घर के आसपास अपने गुप्तचर लगा रखे थे। एक रात जगत सिंह चुपके से अपने बाग में गया और एक पुराने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें एक छोटी सी संदूकची दबाने लगा। बीरबल के गुप्तचरों ने यह सब देख लिया। अगले दिन बीरबल बादशाह अकबर और कुछ प्रमुख दरबारियों, जिनमें जगत सिंह भी शामिल था, को लेकर जगत सिंह के बाग में पहुंचे। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, मेरी गणना के अनुसार चोरी हुए रत्न इसी बाग में कहीं छिपे हैं। जगत सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसने विरोध करने की कोशिश की। ये क्या बकवास है? मेरे बाग में रत्न क्यों होंगे?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस पुराने पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, शायद इस पेड़ के नीचे कुछ मिल जाए। बादशाह के आदेश पर उस जगह की खुदाई की गई और वही संदूकची निकली जिसमें चोरी हुए रत्न थे। अब जगत सिंह के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका अपराध सबके सामने आ चुका था। बादशाह अकबर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने जगत सिंह को तुरंत पद से हटा दिया और उसे कारागार में डाल दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से अपने सबसे बड़े दुश्मन को न केवल बेनकाब किया, बल्कि उसे उसी के बुने जाल में फंसाकर मूर्ख भी साबित कर दिया। सेनापति विक्रमजीत, जो जगत सिंह का सहयोगी था, ये देखकर इतना डर गया कि उसने भविष्य में बीरबल से दुश्मनी मोल लेने का विचार ही त्याग दिया। बीरबल के अन्य छोटे मोटे दुश्मन भी समझ गए कि बीरबल से टकराना उनके लिए कितना महंगा पड़ सकता है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता के आगे बड़े से बड़े षड्यंत्र भी विफल हो जाते हैं। उन्होंने अपने दुश्मनों को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति और चतुराई से उन्हें परास्त किया और उन्हें समाज की नजरों में मूर्ख और अपराधी सिद्ध कर दिया। ये कहानी दिखाती है कि बीरबल न केवल हाजिर जवाब और न्यायप्रिय थे, बल्कि वे एक कुशल रणनीतिकार भी थे, जो अपने दुश्मनों की चालों को पहले ही भांप लेते थे और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानते थे। उन्होंने हमेशा धैर्य और विवेक से काम लिया और अंततः अपने विरोधियों को मात देने में सफल रहे, वो भी उन्हें पूरी तरह से मूर्ख बनाकर। कहानी 5। बादशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता और विद्वत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। अकबर स्वयं कला और ज्ञान के बड़े पारखी थे और उनके नवरत्नों में बीरबल का स्थान सर्वोपरि था। बीरबल की हाजिर जवाबी, असाधारण बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के किस्से आम लोगों के बीच तो लोकप्रिय थे ही, स्वयं बादशाह भी उनके कायल थे। हर मुश्किल पहेली, हर जटिल समस्या का समाधान बीरबल के पास चुटकियों में मिल जाता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहां प्रतिभा होती है, वहां ईर्ष्या भी अपनी जगह बना ही लेती है। दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और बादशाह के उन पर असीम स्नेह से मन ही मन जलते थे। उन्हें लगता था कि बादशाह बीरबल को अनावश्यक महत्व देते हैं और उनकी अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता की अनदेखी करते हैं। इन दरबारियों में प्रमुख थे मीर हसन, जो खुद को बड़ा कूटनीतिज्ञ समझते थे, पंडित दीनानाथ, जो अपने शास्त्रीय ज्ञान पर घमंड करते थे, और सरदार दिलावर खान, जो अपनी बहादुरी के साथ साथ अपनी अक्ल का भी लोहा मनवाना चाहते थे। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और बीरबल किसी राजकीय कार्य से बाहर गए हुए थे, इन तीनों दरबारियों ने मौका देखकर अपनी भड़ास निकालने की सोची। मीर हसन ने बड़ी चापलूसी भरी आवाज में कहा, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो। पर कभी कभी हमें लगता है कि दरबार में केवल बीरबल जी की ही बुद्धिमत्ता को सराहा जाता है। हम तुच्छ सेवक भी आपकी सेवा में वर्षों से हैं और थोड़ी बहुत अक्ल तो हम भी रखते हैं। पंडित दीनानाथ ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बेशक जहांपनाह, बीरबल जी अत्यंत चतुर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु शास्त्रों और नीति ग्रंथों का जो ज्ञान हमारे पास है, वो भी किसी से कम नहीं। अवसर मिलने पर हम भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सकते हैं। सरदार दिलावर खान अपनी भारी भरकम आवाज में गरजे, हुजूर, अक्ल केवल किताबी बातों में नहीं होती। युद्ध के मैदान में और मुश्किल परिस्थितियों में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता भी बुद्धिमानी का ही परिचायक है। हम भी ऐसे कई मौकों पर अपनी सूझबूझ का परिचय दे चुके हैं। अकबर उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए। वे इन दरबारियों की मंशा को भली भांति समझ रहे थे। उन्हें पता था कि ये सब बीरबल की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर अपनी शेखी बघार रहे हैं। तो आप लोगों का मानना है कि आप बीरबल से कम बुद्धिमान नहीं हैं? अकबर ने सीधे प्रश्न किया। तीनों ने एक साथ हामी भरी। जी जहांपनाह, यदि अवसर मिले तो हम ये सिद्ध भी कर सकते हैं। अकबर को शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, क्यों न इनकी बात पर इनकी परीक्षा ले ली जाए। ठीक है, अकबर ने कहा,
हम तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने का एक अवसर देते हैं। हम तुम्हें एक ऐसी समस्या देंगे जिसका समाधान तुम्हें मिलकर खोजना होगा। यदि तुम सफल रहे तो हम मान लेंगे कि तुम भी बीरबल की तरह ही बुद्धिमान हो। तीनों दरबारी ये सुनकर फूले नहीं समाये। उन्हें लगा कि बादशाह ने उनकी बात मान ली है और अब वे बीरबल को नीचा दिखाकर रहेंगे। हुक्म करें। जहां पनाह, उन्होंने उत्साह से कहा। अकबर ने कुछ देर सोचने का नाटक किया, फिर बोले, देखो, हमारे शाही बात में एक बहुत ही पुराना और विशाल आम का पेड़ है। उस पेड़ पर इस साल अनगिनत आम लगे हैं, इतने मीठे और रसीले कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। समस्या यह है कि पेड़ बहुत ऊंचा है और उसकी डालियां भी काफी फैली हुई है। हमें उस पेड़ से सारे आम तोड़वाने हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक भी आम जमीन पर गिरकर खराब नहीं होना चाहिए। पेड़ की एक भी डाली टूटनी नहीं चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर तीनों दरबारियों के होश उड़ गए। ये कैसी पहेली थी? बिना पेड़ पर चढ़े, बिना आम गिराए और बिना डाली तोड़े इतने ऊंचे पेड़ से सारे आम कैसे तोड़े जा सकते थे? मीर हसन ने अपना सिर खुजलाया। जहांपनाह, ये तो असंभव सी बात लगती है। पंडित दीनानाथ ने कहा, हुजूर, शास्त्रों में तो ऐसा कोई उपाय वर्णित नहीं है। सरदार दिलावर खान ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अगर तलवार से पेड़ काटने की बात होती तो हम एक पल में कर देते, पर यह तो। अकबर हंसे, क्यों? अभी तो तुम सब अपनी बुद्धिमत्ता का दम भर रहे थे। अब क्या हुआ? यह तो बीरबल के लिए बच्चों का खेल होता। यह सुनकर तीनों को अपनी इज्जत का सवाल लगा। उन्होंने कहा, नहीं जहांपनाह, हम हार नहीं मानेंगे। हमें कुछ समय दीजिए, हम अवश्य कोई न कोई उपाय सोच लेंगे। ठीक है, अकबर ने कहा, तुम्हारे पास कल शाम तक का समय है। कल शाम तक यदि तुमने ये कार्य संपन्न कर दिया तो तुम्हें यथोचित इनाम दिया जाएगा और तुम्हारी बुद्धिमत्ता का लोहा भी माना जाएगा। अन्यथा, अकबर ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, पर उसका अर्थ स्पष्ट था। तीनों दरबारी भारी मन से दरबार से निकले। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। जो काम उन्होंने बड़ी आसानी से कर दिखाने का दावा किया था, वो अब पहाड़ जैसा लग रहा था। वे तीनों शाही बात में उस आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ सचमुच बहुत विशाल था और आमों से लदा हुआ था। उसकी ऊंचाई देखकर ही उनका सिर चकरा गया। मीर हसन ने कहा, कुछ तो करना होगा। अगर हम असफल हुए तो पूरे दरबार में हमारी हंसी होगी और बीरबल तो हमें जीने नहीं देगा। पंडित दीनानाथ ने सुझाव दिया, क्यों न हम लंबे लंबे बांसों का प्रयोग करें और उनमें आगे कोई जाल या हुक लगाकर आम तोड़ने की कोशिश करें। सरदार दिलावर खान ने कहा, लेकिन बांस कितने भी लंबे हों, सबसे ऊंची डालियों तक पहुंचना मुश्किल होगा और अगर आम टूटकर नीचे गिरा तो शर्त टूट जाएगी। काफी देर तक वे तीनों तरह तरह के उपाय सोचते रहे, पर कोई भी कारगर नहीं लग रहा था। कभी वे सोचते कि पेड़ के चारों ओर ऊंचा मचान बनाया जाए, पर उसमें भी पेड़ पर चढ़ने की मनाही आड़े आ रही थी। कभी सोचते कि किसी प्रकार पक्षियों को प्रशिक्षित किया जाए, पर यह तो और भी हास्यास्पद था। दोपहर हो गई, फिर शाम होने को आई। उनके पेट में चूहे कूद रहे थे, पर चिंता के मारे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। उनकी सारी अकड़ और घमंड हवा हो चुका था। मीर हसन होकर बोला, लगता है हम ये काम नहीं कर पाएंगे। बीरबल सचमुच हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। पंडित दीनानाथ ने भी हामी भरी। हां, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसी टेही पहेलियां सुलझाना उसी का काम है। सरदार दिलावर खान, जो अब तक कुछ हिम्मत बनाए हुए था, वो भी पस्त हो गया। अब क्या होगा? बादशाह के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तभी अचानक उन्हें कुछ दूर से बीरबल आते हुए दिखाई दिए। बीरबल अपना राजकीय कार्य निपटाकर लौट रहे थे और बात की सैर करने चले आए थे। तीनों दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। उनके मन में एक विचार कौंधा, क्यों न बीरबल से ही मदद मांगी जाए। हां, इसमें उनकी हेकड़ी तो कम होगी,
पर कम से कम बादशाह के सामने शर्मिंदगी से तो बच जाएंगे। हिम्मत करके मीर हसन बीरबल के पास गया और सारी कहानी कह सुनाई। उसने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने बादशाह के सामने अपनी बुद्धिमत्ता का दावा किया था और अब वे कैसे फंस गए हैं। बीरबल उनकी परेशानी सुनकर मुस्कुराए। उन्हें इन दरबारियों पर दया भी आ रही थी और उनकी मूर्खता पर हंसी भी। तो अब आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? बीरबल ने पूछा। तीनों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हां बीरबल जी, इस बार हमें बचा लीजिए। हम आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम मान गए कि आप ही सबसे बुद्धिमान हैं। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? बीरबल जी, हमें सब मंजूर है। तीनों एक साथ बोले। बीरबल ने कहा, शर्त यह है कि जब यह काम हो जाएगा तो तुम तीनों बादशाह के सामने जाकर सच सच बताओगे कि यह उपाय किसने सुझाया था, और यह भी स्वीकार करोगे कि तुमने व्यर्थ में अपनी बुद्धिमत्ता का दंभ भरा था। तीनों दरबारी थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए। ये तो उनके लिए और भी बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, पर दूसरा कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने भारी मन से बीरबल की शर्त मान ली। अब बीरबल ने उन्हें अपना उपाय बताया। उन्होंने कहा, देखो, इस पेड़ के ठीक नीचे एक गहरा और चौड़ा कुआं खुदवाओ। कुएं को पानी से लबालब भर दो। फिर कुछ कुशल तैराकों और गोताखोरों को बुलाओ। वे पानी में तैरते हुए लंबे बांसों या लकड़ियों से आमों को धीरे धीरे हिलाएंगे। आम टूटकर सीधे पानी में गिरेंगे, जिससे वे खराब भी नहीं होंगे और जमीन पर भी नहीं गिरेंगे। पानी में तैरते हुए आमों को आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। इससे पेड़ की कोई डाली भी नहीं टूटेगी और पेड़ पर भी किसी को चढ़ना नहीं पड़ेगा। ये उपाय सुनकर तीनों दरबारी हैरान रह गए। इतना सरल और सटीक उपाय उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? वे बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल के बताए अनुसार काम शुरू करवाया। मजदूर बुलवाए गए, कुआं खोदा गया और उसे पानी से भर दिया गया। कुशल तैराक भी आ गए। देखते ही देखते सारे आम बिना किसी नुकसान के तोड़ लिए गए और कुएं से निकालकर टोकरियों में भर दिए गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो बादशाह अकबर ने तीनों दरबारियों से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारे काम का? क्या तुम लोग आम तोड़वा पाए? तीनों दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। मीर हसन ने हिम्मत करके कहा, जी जहांपनाह, आम तो तोड़वा लिए गए हैं और आपकी सभी शर्तों का पालन भी किया गया है। अकबर हैरान हुए, सचमुच? ये तो कमाल हो गया। आखिर तुमने ये कैसे किया? हमें पूरा विश्वास था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। अब बीरबल की शर्त याद आई। तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिर मीर हसन ने कहा, आलम पनाह, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ये उपाय हमारा नहीं था। हम तो पूरी तरह विफल हो चुके थे। ये बीरबल जी की ही बुद्धिमत्ता थी, जिन्होंने हमें ये सरल उपाय सुझाया और हमारी लाज रखी। पंडित दीनानाथ ने जोड़ा, हाथ जहांपनाह, हमने व्यर्थ ही अपनी बुद्धिमत्ता का दंभ भरा था। हम बीरबल जी के सामने कुछ भी नहीं है। सरदार दिलावर खान ने भी अपनी गलती स्वीकार की। हुजूर, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बीरबल ही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है। ये सुनकर बादशाह अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल भी मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, हमें पहले से ही पता था कि ये कारनामा तुम्हारे बस का नहीं है। बीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं, पर हमें खुशी है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की और सच बोलने का साहस दिखाया। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। तुमने न केवल समस्या का समाधान किया, बल्कि इन नादान दरबारियों को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। उस दिन के बाद उन तीनों दरबारियों ने कभी बीरबल से ईर्ष्या करने या अपनी बुद्धिमत्ता का झूठा दम भरने की कोशिश नहीं की। उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि सच्ची बुद्धिमत्ता दिखावे में नहीं, बल्कि विनम्रता, ज्ञान और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता में निहित होती है।
और इस मामले में बीरबल का कोई मुकाबला नहीं था। ये किस्सा भी अकबर और बीरबल के अनगिनत किस्सों में जुड़ गया, जो न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। दरबार में सबने एक बार फिर बीरबल की जय जयकार की और उन तीनों दरबारियों को अपनी करनी पर पछतावा होता रहा, पर साथ ही उन्हें एक सीख भी मिली जो वे जीवन भर नहीं भूले। कहानी 6। दिल्ली की एक सर्द सुबह थी। कोहरे की चादर ने अभी शहर को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था और यमुना के किनारे से उठती ठंडी हवाएं राजमहल की दीवारों से टकरा रही थी। बादशाह अकबर अपने दीवान खास में कुछ चुनिंदा मंत्रियों और सलाहकारों के साथ बैठे थे। माहौल कुछ गंभीर था। राज्य के मसलों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अकबर का मन कहीं और ही भटक रहा था। उनकी नजर बार बार अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री बीरबल पर जा टिकती थी। बीरबल हमेशा की तरह शांत और संयत भाव से बैठे थे। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने की अद्भुत क्षमता से प्रभावित होते थे, लेकिन कभी कभी उनके मन में एक कौतूहल उठता था। क्या बीरबल वास्तव में उतने ही चतुर हैं जितना वे प्रतीत होते हैं, या ये सिर्फ भाग्य का खेल है? क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जहां बीरबल भी निरुत्तर हो जाए या कोई गलती कर बैठें? इसी विचार ने आज उनके मन में एक योजना को जन्म दिया। उन्होंने बीरबल की एक ऐसी परीक्षा लेने का निश्चय किया जो न केवल उनकी बुद्धि बल्कि उनके धैर्य, निष्ठा और मानवीय मूल्यों को भी परखे। चर्चा समाप्त होने के बाद जब दरबारी धीरे धीरे विदा होने लगे, अकबर ने बीरबल को रुकने का इशारा किया। बीरबल, अकबर ने कहा, उनके स्वर में एक अनूठी गंभीरता थी, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूर्ण विश्वास है। तुमने अनगिनत बार अपनी काबिलियत साबित की है, परंतु आज हम तुम्हारी एक विशेष परीक्षा लेना चाहते हैं। बीरबल ने अदब से सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर, आप आज्ञा दें। ये सेवक हर परीक्षा के लिए प्रस्तुत है। अकबर मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य और चुनौती दोनों छिपे थे। बीरबल, तुम्हें 3 कार्य करने हैं। ये कार्य सरल प्रतीत हो सकते हैं, पर इनमें गहरी पेचीदगियां है। पहला कार्य, तुम्हें इसी क्षण बिना किसी तैयारी के दरबार के सामने ये सिद्ध करना है कि मैं, यानी शहंशाह अकबर, इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। यह सुनकर बीरबल के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभरा, लेकिन वो क्षणिक था। उन्होंने तुरंत खुद को संयत किया। दरबार में जो कुछ दरबारी अभी भी मौजूद थे, वे कानाफूसी करने लगे। बादशाह को मूर्ख साबित करना, ये तो राजद्रोह के समान था। बीरबल आज बुरी तरह फंसने वाले थे। और दूसरा कार्य? बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, मानो उन्हें किसी साधारण कार्य का आदेश मिला हो। दूसरा कार्य? अकबर ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हें इसी दरबार में इन्हीं लोगों के सामने यह सिद्ध करना है कि मैं, शहंशाह अकबर, इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूं। अब दरबारी और भी हैरान हो गए। एक ही व्यक्ति को मूर्ख और बुद्धिमान दोनों कैसे सिद्ध किया जा सकता है, वो भी लगभग एक ही समय में? ये तो असंभव लग रहा था। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अकबर ने अपनी आवाज को थोड़ा और धीमा करते हुए कहा, मानो कोई गुप्त रहस्य बता रहे हो। तुम्हें एक ऐसा सत्य वचन कहना है जिसे सुनकर मैं क्रोधित भी हूं और प्रसन्न भी। वो वचन इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि मेरी भावनाएं एक साथ 2 विपरीत दिशाओं में खिंच जाएं। बीरबल ने तीनों कार्यों को ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई अतिरिक्त आत्मविश्वास। वे कुछ क्षण मौन रहे, मानो अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहे हों। दरबारियों की धड़कनें तेज हो गई थी। उन्हें विश्वास था कि आज बीरबल का पतन निश्चित है। यह कोई साधारण पहेली नहीं थी। ये सीधे बादशाह के मान सम्मान और बीरबल के भविष्य से जुड़ी थी। कुछ देर की खामोशी के बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन होगा।
क्या मैं पहला कार्य अभी प्रस्तुत कर सकता हूं? अवश्य, बीरबल, अकबर ने कहा और अपनी गद्दी पर तनकर बैठ गए, मानो किसी नाटक का पहला अंक देखने को तैयार हों। पहला कार्य, बादशाह को मूर्ख साबित करना। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। वे जानते थे कि यह कार्य कितना संवेदनशील है। एक गलत शब्द, एक गलत भाव और सब कुछ समाप्त हो सकता था। वे धीरे से बादशाह के सिंहासन के पास गए और उनके चरणों के पास बैठ गए। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और बड़े ही विनम्र स्वर में कहना शुरू किया, जहांपनाह, आप वास्तव में दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। इतना सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। अकबर की त्योरियां चढ़ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। लेकिन बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में न कोई व्यंग्य था, न कोई उपहास, बल्कि एक अजीब सी भक्ति और निष्ठा झलक रही थी। क्योंकि आप इतने भोले और दयालु हैं कि आप मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप मुझ जैसे नाचीज को अपने नवरत्नों में स्थान देते हैं, मेरी सलाह को महत्व देते हैं और मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि राज्य के सबसे जटिल मसले भी मेरे सुपुर्द कर देते हैं। जहांपनाह, कोई बुद्धिमान शासक कभी किसी पर इतना अंधा विश्वास नहीं करता, विशेषकर मुझ जैसे व्यक्ति पर जो कभी भी आपको धोखा दे सकता है या गलत सलाह दे सकता है। आप अपनी प्रजा के कल्याण के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं, उनके छोटे छोटे दुखों से भी विचलित हो जाते हैं और उनके सुख में अपना सुख देखते हैं। यह किसी चतुर और स्वार्थी शासक का लक्षण नहीं, बल्कि एक ऐसे हृदय का परिचायक है जो प्रेम और करुणा से भरा है और जिसे दुनियावी समझ में अक्सर मूर्खता कह दिया जाता है। आप अपनी प्रजा को अपनी संतान समझते हैं और एक पिता अपनी संतान के लिए मूर्खतापूर्ण त्याग भी कर सकता है। इसलिए जहांपनाह, इस अर्थ में आप निसंदेह सबसे बड़े मूर्ख हैं। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की और सिर झुकाए बैठे रहे। अकबर, जो पहले क्रोधित हो रहे थे, अब सोच में पड़ गए थे। बीरबल ने जिस तरह से मूर्ख शब्द की व्याख्या की थी, उसमें अपमान नहीं, बल्कि एक गहरी प्रशंसा छिपी थी। उन्होंने बादशाह की दयालुता, उनके प्रजा प्रेम और उनके विश्वास को ही उनकी मूर्खता का आधार बताया था। ये एक ऐसा तर्क था जिसे काटना मुश्किल था और जिसमें चालाकी से बादशाह की बड़ाई भी की गई थी। अकबर के चेहरे का तनाव धीरे धीरे कम हुआ। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। ठीक है बीरबल, तुम्हारी व्याख्या अनोखी है, हम इसे स्वीकार करते हैं। अब अपने दूसरे कार्य की ओर बढ़ो। दूसरा कार्य, बादशाह को बुद्धिमान साबित करना। बीरबल उठे। इस बार उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक नई चमक थी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और फिर बादशाह अकबर की ओर। जहांपनाह, बीरबल ने बुलंद आवाज में कहा, अब मैं ये सिद्ध करूंगा कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं स्वयं हूं। दरबारी फिर चौंके। बीरबल खुद को प्रमाण कैसे बता सकते थे? बीरबल ने आगे कहा, देखिए जहांपनाह, एक बुद्धिमान शासक की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो योग्य व्यक्तियों को पहचान सके, उनकी प्रतिभा का सम्मान कर सके और उन्हें सही अवसर प्रदान कर सके। आपने मुझ जैसे एक साधारण ब्राह्मण, जो कभी महेश दास के नाम से जाना जाता था, की क्षमता को पहचाना। आपने मेरी बातों में छिपे सार को समझा, मेरी निष्ठा को परखा और मुझे अपने इतने करीब आने का मौका दिया। आपने मुझे बीरबल की उपाधि दी, मुझे अपने नवरत्नों में शामिल किया और राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में मेरी सलाह ली। उन्होंने अपनी आवाज को और ऊंचा करते हुए कहा, जहांपनाह, यदि मैं बीरबल आज अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए थोड़ा भी जाना जाता हूं, तो इसका श्रेय केवल और केवल आपकी पारखी नजर और आपके संरक्षण को जाता है। आपने एक कोयले में हीरे की चमक देखी। एक बुद्धिमान जौहरी ही असली रत्न की पहचान कर सकता है। आपने मुझ जैसे व्यक्ति को इतने ऊंचे पद पर आसीन किया। यह आपकी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का ही प्रमाण है।
किसी मूर्ख शासक के दरबार में बीरबल जैसा सलाहकार नहीं टिक सकता, न ही पनप सकता है। इसलिए जहांपनाह, आपकी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपने बीरबल को पहचाना, उसे सम्मान दिया और उसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया। क्या इससे बड़ा कोई और प्रमाण हो सकता है? बीरबल ने अपनी बात समाप्त की। अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल ने कितनी चतुराई से अपनी ही प्रशंसा को बादशाह की बुद्धिमत्ता का प्रमाण बना दिया था। उन्होंने न केवल बादशाह को बुद्धिमान सिद्ध किया, बल्कि अपनी निष्ठा और कृतज्ञता भी व्यक्त कर दी। दरबारियों ने भी तालियां बजाकर बीरबल की इस अद्भुत तर्क शैली की प्रशंसा की। अकबर के चेहरे पर गर्व और स्नेह का भाव था। अद्भुत बीरबल, तुमने हमें निरुत्तर कर दिया। तुम्हारी तर्क शक्ति का कोई सानी नहीं। अब हम तुम्हारे तीसरे और अंतिम कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो सत्य वचन कहो जिसे सुनकर हमें क्रोध भी आए और प्रसन्नता भी। तीसरा कार्य, क्रोध और प्रसन्नता एक साथ। ये कार्य सबसे कठिन था। एक ऐसा वाक्य खोजना जो दो विपरीत भावनाओं को एक साथ जगा सके, ये लगभग असंभव लग रहा था। बीरबल कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखें बंद थी, जैसे वे गहरे चिंतन में डूबे हों। दरबार में पूर्ण शांति थी। सभी की सांसें रुकी हुई थी। अचानक बीरबल ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक शांत निश्चय का भाव था। वे बादशाह के सिंहासन के और करीब आए और बहुत ही सधे हुए गंभीर स्वर में बोले, जहांपनाह, आप इस दुनिया के महानतम शासकों में से एक हैं और आपका यश युगों युगों तक गाया जाएगा। लेकिन आप भी एक दिन मरेंगे और आपकी ये सल्तनत, ये शानो शौकत सब यही रह जाएगी। वाक्य के पहले भाग को सुनकर अकबर का चेहरा गर्व से चमक उठा। महानतम शासक, यश युगों युगों तक, ये शब्द उनके कानों में मिश्री घोल रहे थे। उन्हें अपार प्रसन्नता का अनुभव हुआ। लेकिन जैसे ही बीरबल ने वाक्य का दूसरा भाग कहा, आप भी एक दिन मरेंगे और आपकी ये सल्तनत सब यही रह जाएगी, अकबर का चेहरा तमतमा उठा। मृत्यु का सत्य, चाहे वो कितना भी अटल क्यों न हो, किसी भी सम्राट को अप्रिय ही लगता है। अपनी सल्तनत और शानो शौकत के छूट जाने की कल्पना ने उन्हें क्षण भर के लिए विचलित कर दिया और उनके मन में क्रोध की एक लहर उठी। ये कैसा सत्य वचन था जो उन्हें उनकी नश्वरता का एहसास करा रहा था। परंतु क्रोध के साथ साथ उन्हें बीरबल के साहस और उनकी स्पष्टवादिता पर आश्चर्य भी हो रहा था। बीरबल ने जो कहा था वो कटु सत्य था, जिसे कहने का साहस हर किसी में नहीं होता। ये एक ऐसा सत्य था जो उन्हें उनकी सीमाओं का, उनकी मानवीय दुर्बलताओं का स्मरण करा रहा था और साथ ही उन्हें यह भी बता रहा था कि उनका यश उनके भौतिक शरीर के न रहने पर भी जीवित रहेगा। अकबर कुछ देर मौन रहे। उनके चेहरे पर भावनाओं का द्वंद्व स्पष्ट दिखाई दे रहा था। प्रसन्नता, क्रोध, आश्चर्य और अंततः एक गहरी समझ। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। बीरबल, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में अब कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक शांत स्वीकृति थी। तुमने वास्तव में वो सत्य वचन कह दिया जिसे सुनकर मुझे प्रसन्नता भी हुई और क्षणिक क्रोध भी। तुमने मुझे मेरी महानता का एहसास कराया और साथ ही मेरी नश्वरता का भी। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे बनाए रखना किसी भी शासक के लिए आवश्यक है। अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि साहसी, निष्ठावान और सत्यवादी भी हो। तुमने मेरी हर कसौटी पर खुद को खरा साबित किया है। ये परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरी भी थी, ये देखने की कि क्या मैं सत्य को स्वीकार करने का साहस रखता हूं, और तुमने मुझे इसमें सफल होने में मदद की। बादशाह ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की इस असाधारण प्रतिभा
और बादशाह अकबर के न्याय और विवेक के कायल हो गए। ये घटना इतिहास में अकबर द्वारा बीरबल की परीक्षा के रूप में दर्ज हो गई, जो न केवल बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता का प्रमाण थी, बल्कि अकबर के खुले विचारों और अपने सलाहकारों की कद्र करने की क्षमता को भी दर्शाती थी। ये कहानी बताती है कि सच्चा सलाहकार वही होता है जो शासक को अप्रिय सत्य भी साहसपूर्वक बता सके, और सच्चा शासक वही होता है जो ऐसे सलाहकार का सम्मान करे। बीरबल ने हर चुनौती को स्वीकार किया और हर बार अपनी योग्यता का लोहा मनवाया, जिससे अकबर बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक जोड़ियों में से एक बन गई। कहानी 7। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात था। उनके नवरत्नों में बीरबल का स्थान अद्वितीय था, जिनकी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। अकबर स्वयं बीरबल की सलाह को बहुत महत्व देते थे और अक्सर मुश्किल मामलों में उनकी राय लेते थे। लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। अकबर के दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल की लोकप्रियता और बादशाह के उन पर असीम विश्वास से जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल की वजह से उन्हें वो मान सम्मान और धन दौलत नहीं मिल पाती जिसके वे हकदार हैं। ऐसे ही दरबारियों में एक था मीर जफर। मीर जफर स्वभाव से अत्यंत लालची, चापलूस और धूर्त था। उसकी नजर हमेशा दूसरों की संपत्ति और बादशाह से मिलने वाले इनामों पर लगी रहती थी। वो मौके की तलाश में रहता था कि कैसे बीरबल को नीचा दिखाया जाए और खुद बादशाह की नजरों में चढ़ा जाए। एक बार दूर देश से एक सौदागर बादशाह अकबर के लिए कुछ नायाब तोहफे लेकर आया। उन तोहफों में एक अद्भुत चमकता हुआ हीरा भी था, जिसकी खूबसूरती देखकर बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस सौदागर को यथोचित इनाम देकर विदा किया और उस हीरे को अपने शाही खजाने में रखवा दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों के साथ एक छोटी सी अनौपचारिक गोष्ठी रखी। बातों बातों में उस खूबसूरत हीरे का जिक्र छिड़ गया। मीर जफर, जो हमेशा अपनी बड़ाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, तुरंत बोला, आलम पनाह, वो हीरा निसंदेह अद्भुत है, परंतु क्या आप जानते हैं कि ऐसे हीरों की परख करना और उनकी असली कीमत आंकना कितना मुश्किल होता है? केवल पारखी नजर वाला व्यक्ति ही ये कर सकता है। उसने ये बात इस अंदाज में कही जैसे वो खुद हीरों का बहुत बड़ा ज्ञाता हो। अकबर मुस्कुराए। वे मीर जफर के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। तो मीर जफर, क्या तुम मानते हो कि तुम ऐसे हीरों की परख कर सकते हो? मीर जफर ने सीना फुलाकर कहा, जी जहांपनाह, थोड़ा बहुत अनुभव तो है ही। आखिर कई वर्षों से आपकी सेवा में हूं और शाही खजाने की देखरेख में भी मदद करता रहा हूं। असल में उसका शाही खजाने से बस इतना ही वास्ता था कि वो दूर से उसे ललचाई नजरों से देखता रहता था। अकबर को शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, क्यों न इस लालची दरबारी की थोड़ी परीक्षा ली जाए। उन्होंने अपने एक सेवक को इशारा किया। सेवक तुरंत शाही खजाने से वो नया हीरा और उसके जैसा ही दिखने वाला एक साधारण कांच का टुकड़ा, जिसे बड़ी सफाई से हीरे की तरह तराशा गया था, एक मखमली थाली में रखकर ले आया। अकबर ने मीर जफर से कहा, मीर जफर, ये देखो, इस थाली में 2 हीरे हैं। इनमें से एक वो नायाब हीरा है जो सौदागर लाया था और दूसरा एक साधारण कांच का टुकड़ा है। क्या तुम अपनी पारखी नजर से पहचान सकते हो कि असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा? मीर जफर के तो मानो मुंह में पानी आ गया। उसे लगा कि ये उसके लिए अपनी काबिलियत साबित करने और बादशाह से इनाम पाने का सुनहरा मौका है। अगर उसने सही पहचान लिया तो बादशाह उससे खुश होकर जरूर कोई बड़ा इनाम देंगे और शायद बीरबल की जगह उसे ही तरजीह देने लगे। उसने थाली को अपने हाथ में लिया और दोनों टुकड़ों को बड़े ध्यान से देखने का नाटक करने लगा। वो कभी उन्हें रोशनी में घुमाता, कभी अपनी उंगलियों से छूकर देखता और कभी आंखों के पास ले जाकर ऐसे घूरता जैसे कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ हो। असल में
उसे हीरे और कांच में कोई खास फर्क समझ नहीं आ रहा था। दोनों ही चमक रहे थे और दोनों ही खूबसूरत लग रहे थे। दरबार में बैठे अन्य दरबारी भी उत्सुकता से देख रहे थे। बीरबल, जो एक कोने में शांत बैठे ये सब देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें मीर जफर की असलियत पता थी। काफी देर तक उआ करने के बाद मीर जफर ने सोचा कि अब कोई न कोई फैसला तो करना ही होगा। उसने दोनों टुकड़ों में से उस टुकड़े को चुना जो थोड़ा ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकदार लग रहा था। उसे लगा कि असली हीरा हमेशा ज्यादा प्रभावशाली ही होगा। जहां पनाह, उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, ये वाला असली हीरा है। इसकी चमक और बनावट बता रही है कि ये बेशकीमती है। दूसरा वाला निश्चित रूप से कांच का टुकड़ा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों कि मीर जफर गलत है। अकबर ने कहा, मीर जफर, क्या तुम अपने जवाब पर पूरी तरह निश्चित हो? सोच लो, अगर तुम गलत हुए तो। मीर जफर को लगा कि बादशाह शायद उसे डरा रहे हैं। उसका लालच और अहंकार उस पर हावी हो गया। जी जहांपनाह, मैं अपने जवाब पर 100% निश्चित हूं। आप चाहें तो किसी भी जौहरी से इसकी परख करवा ले। ठीक है, अकबर ने कहा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या मीर जफर ने सही पहचाना? बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को अदब से सलाम किया और फिर उस थाली को अपने हाथ में लिया। उन्होंने दोनों टुकड़ों को एक बार देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, मीर जफर जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, परंतु दुर्भाग्यवश उन्होंने गलत टुकड़े को असली हीरा समझ लिया है। असली हीरा ये दूसरा वाला है। मीर जफर का चेहरा उतर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो गलत हो सकता है। ये नहीं हो सकता। बीरबल झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे नीचा दिखाने की इनकी चाल है। वो लगभग चीख पड़ा। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, मीर जफर, अपनी जबान को लगाम दो। बीरबल कभी झूठ नहीं बोलते, और अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो हम इसकी परख करवा लेते हैं। बादशाह ने तुरंत शाही जौहरी को बुलवाया। जौहरी ने आते ही दोनों टुकड़ों को ध्यान से देखा और कुछ ही पलों में बता दिया कि बीरबल ने जिसे असली हीरा बताया था वही वास्तव में बेशकीमती हीरा था, और जिसे मीर जफर ने चुना था वो कांच का एक साधारण टुकड़ा था। अब तो मीर जफर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी सारी हैकड़ी निकल गई। उसे अपनी मूर्खता और लालच पर बहुत पछतावा हो रहा था। अकबर ने मीर जफर की ओर देखकर कहा, क्यों मीर जफर, अब क्या कहते हो? तुम्हारी पारखी नजर का तो ये हाल है कि तुम हीरे और कांच में फर्क नहीं कर पाए और चले थे बीरबल से मुकाबला करने। मीर जफर सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया कि असली हीरा कौन सा है? क्या इसका कोई खास तरीका है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इसका कोई बहुत गूढ़ रहस्य नहीं है। मैंने बस एक छोटा सा प्रयोग किया। जब मैंने थाली को अपने हाथ में लिया तो मैंने दोनों टुकड़ों को अपनी हथेली पर कुछ देर के लिए रखा। जो असली हीरा होता है वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक नहीं होता, इसलिए वो छूने पर ठंडा महसूस होता है, जबकि कांच ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेता है और हथेली की गर्मी से थोड़ा गर्म हो जाता है। जिस टुकड़े को मीर जफर जी ने असली बताया था वो छूने पर थोड़ा गर्म लगा, जबकि दूसरा टुकड़ा ठंडा था। इसी से मैंने अनुमान लगा लिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की इस सरल किंतु अद्भुत बुद्धिमत्ता पर हैरान रह गए। उन्होंने तालियां बजाकर बीरबल की प्रशंसा की। मीर जफर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने लालच और अहंकार में आकर अपनी औकात से बढ़कर बात की। मैं बीरबल जी की बुद्धिमत्ता का कायल हूं। अकबर ने उसे उठाते हुए कहा, मीर जफर, उम्मीद है आज तुम्हें यह सबक मिल गया होगा कि लालच और झूठा दिखावा इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। बुद्धिमत्ता, ज्ञान
और अनुभव से आती है, केवल बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं। फिर उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह! एक बार फिर तुमने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तुम सचमुच हमारे नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरे हो। उस दिन के बाद मीर जफर ने कभी बीरबल से ईर्ष्या करने या अपनी झूठी शान बघारने की हिम्मत नहीं की। उसे यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता, और सच्ची योग्यता विनम्रता और ज्ञान में ही निहित होती है। ये किस्सा भी अकबर और बीरबल के उन अनगिनत शिक्षाप्रद किस्सों में शामिल हो गया, जो न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की भी याद दिलाते हैं। दरबार में हर कोई बीरबल की सूझबूझ और बादशाह अकबर के न्याय की प्रशंसा कर रहा था, और मीर जफर अपने लालच और अहंकार के कारण उपहास का पात्र बनकर रह गया था, जिसे उसने जीवन भर याद रखा। बादशाह ने बीरबल को उस दिन विशेष रूप से सम्मानित किया और दरबारियों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि योग्यता का सम्मान हमेशा किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और लालच व अहंकार का अंत हमेशा पतन ही होता है।